नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रीव्रत दीक्षित। एनबी न्यूज की खास पेशकश यूपी का महामुकाबला में आप सभी का स्वागत है। तो भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोक दी है और इसी को लेकर अब सबकी नजरें जो हैं वो सदर सीट पर हैं। गोरखपुर सदर सीट से चंद्रशेखर रावण अब चुनाव लड़ेंगे और इसी को लेकर वहां पर तमाम तरीके के सियासी समीकरण जो हैं वो ठंडा से गए हैं। जिस तरीके से भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से ताल ठोकी है, उन्होंने आज ऐलान किया कि वे गोरखपुर से उसी सदर सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां से योगी को बीजेपी ने उतारा है। चंद्रशेखर पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और इससे पहले वे सपा के साथ अपनी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन चाहते थे, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो प्रदेश की सभी 403 सीटों पर लड़ने का निर्णय ले लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में जेवर विधानसभा पर आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना मैदान से पीछे गए हैं और वजह बताई गई है कि वह कोविड-19 संक्रमित हो गए हैं। इस वजह से उन्होंने नामांकन करने के बाद भी अपना नामांकन वापस ले लिया। वैसे बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कल ही गोरखपुर गए थे और वहां उन्होंने लोगों से मिलने के बाद कहा था कि यूपी में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल में प्रदेश की जनता को तबाह कर दिया है, निर्दोष लोगों पर मुकदमे लाद दिए हैं और जाति देखकर बुलडोजर चलाए गए हैं। प्रदेश भर में कई जगहों पर बहनों के साथ अन्याय, जिसमें हाथरस, उन्नाव, प्रयागराज जैसे मामले सामने आए हैं। सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों पर गोलियां चली हैं। योगी को रोकने के लिए मुझे लड़ना जरूर है, इसलिए अब सीधे लड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ से होगी। तब चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा आगाज कर दिया है और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे टक्कर देने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने बिगुल फूंक दिया है और यह बड़ी सीट मानी जा सकती है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी कहा जाता है गोरखपुर, वहीं से वो 4 बार सांसद रहे हैं और अब सदर सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है विधानसभा चुनाव में। तो अब इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सीधे टक्कर सीएम योगी को देने की ठान ली है और वो भी उसी सीट पर उतरते नजर आ रहे हैं। तो यूपी का जो महामुकाबला है ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि कितना बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक यूपी के मुखिया हैं तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण हैं। रावण ने जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में अपना वर्चस्व बनाया है और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है दलितों पर, क्योंकि अगर यूपी में बात की जाए तो मायावती के बाद सबसे बड़ा चेहरा अगर दलितों का माना जाता है तो वो आज की डेट में चंद्रशेखर रावण का ही माना जाता है। तो गोरखपुर की सदर सीट जो है वो हॉट सीट बनती जा रही है और हॉट सीट भी क्यों ना हो, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर रावण हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे टक्कर दे रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीरपाल सिंह बीजेपी से मौजूद हैं, आरपी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ अनु तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आरपी उपाध्याय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि जिस तरीके से अब सीधे टक्कर देने योगी आदित्यनाथ को चंद्रशेखर रावण जा रहे हैं गोरखपुर, जबकि गोरखपुर जो है वो गढ़ माना जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, 4 बार वो सांसद रहे हैं वहां से, तो क्या ये अहम मुकाबला होने वाला है, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले। हो या ना हो प्रियंका, लेकिन मीडिया का अटेंशन जरूर चंद्रशेखर रावत को मिले। आज हम बहस कर रहे हैं, इसीलिए बहस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है माननीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो कि सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश। बहुत ज्यादा फर्क आए या ना आए ये तो देखिए वक्त के गर्त में समय बताएगा। पेंट जरूर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फर्क ना पड़े, कुछ न कुछ फर्क जरूर आएगा। बाकी समय के साथ चीजें बदलती हैं,
और बहुत बड़ा टक्कर दे पाए या बहुत बड़ा कोई मुकाबला हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन विपक्ष के और कितने उम्मीदवार होते हैं, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टियां उम्मीदवार खड़े करती हैं, कौन कौन सपोर्ट करता है, यानी बहुत सारी चीजों पर अभी ये मुकाबला निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक कद की बात है, देखिए योगी आदित्यनाथ वहां इतने सालों से स्थापित है, वहां एकदम जाकर आप ताल ठोक रहे हैं और बहुत बड़ा आप कोई टक्कर दे पाए, मैं नहीं समझता कि संभव है। इससे पहले भी ये प्रयोग होते रहे। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी फर्स्ट स्टंप बनारस से जाके लड़े और वो हस्र सबने देखा है कि वो कितना टक्कर दे पाए। लेकिन उस समय उनकी पार्टी को मजबूती मिली थी, आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी चर्चा में आ गई थी। टक्कर में कहीं ना कहीं वो शो करते थे कि भाई हमारा एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ रहा है। उसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर रावण भी उस पर जा रहे हैं। उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम पीसीआर से कहेंगे दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए आपको। बीरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीरपाल सिंह जी, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई चंद्रशेखर रावण को वहां जाने की कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो विकास नहीं कर पाया, जितनी बार वो सांसद रहे वहां से, कि अब चंद्रशेखर रावण वहां से विकास करने के लिए कूदे हैं मैदान में? अच्छा, आधा घंटे बाद फिर मैं टीवी पे हूँ, आधा घंटे बाद। बीरपाल जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? नहीं, आवाज कट के आ रही है आपकी आवाज दोबारा जी। मैं सवाल अपना दोहरा लेता हूं। बीरपाल जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि आखिर चंद्रशेखर रावण को वहां पर विकास करने के लिए पहुंचने की क्या जरूरत थी? सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से 4 बार सांसद रहे, उन्होंने क्या विकास कम किया जो अब रावण वहां पर टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे टक्कर दे रहे हैं? भाई प्रिय आप ये बताइए, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी है, कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, वो तो अपनी मर्जी है। तो टक्कर देने ना देने की तो बात की बात है। और फिर देखो, अब मैं नहीं कहूंगा, जैसे उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि भाई चंद्रशेखर कहाँ टक्कर दे पाएंगे यार, वो ठीक है, वो अपनी तो उसकी मर्जी है चुनाव लड़ने का, तो जी डेमोक्रेसी में कोई भी कहीं से लड़ सकता है। अब देखो चंद्रशेखर का, जैसे आप भी कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ, चंद्रशेखर तो उनका गढ़ रहा है। सॉरी, चंद्रशेखर मतलब उपाध्याय, अरे क्या हो गया, वहाँ मठ है, बहुत सारे अनुयायी उनके हैं। बिल्कुल। तो वहाँ में बहुत ज्यादा टक्कर दे पाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरेंगे, जिससे उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। जो भी आजाद पार्टी उनकी अपनी है, तो होगा ही भाई। यदि कोई बिल्कुल फ्रेश आदमी भी खड़ा होता है, जैसे ये भी हो रहा है, और इसको तो कई साल हो गए क्या करते, अपनी कन्वेंसिंग कर भी रहा है, आप इसी चक्कर में जेल में भी जा चुका, तो कुछ तो उसको मिलेंगे, ऐसी बात थोड़ी होती है। देखो, अब देखो अपने इनके ग्रुप के में तो मिल ही जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। टक्कर देने को तो बात की बात है। और फिर योगी के सामने मतलब खड़ा होना, अपनी सुरक्षा पटोरने के लिए तो खड़े हुए, अदरवाइज तो कई और से भी हो सकता है इससे ऐसी वोट मिल जाती। लेकिन जब इतने बड़े आदमी के सामने कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो प्रसिद्धि लूटने के लिए तो खड़ा होता है, अदरवाइज तो मुझे बड़े बोल नहीं कहने चाहिए, जो सबको मालूम है जो होगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस मामले में, लेकिन उनकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो तो किसी के भी सामने लड़ सकते हैं, वही उनकी मर्जी है यूपी में। तो इस मामले में एक वर्ग विशेष में पहचान तो उनकी है, उन्हें एक आइकॉन मानता है वर्ग विशेष। नहीं, आइकॉन कौन नहीं मानता, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो ठीक है बाजा जी, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इतने दिन हमें भी पॉलिटिक्स में हो गए। और ठीक है भाई, देखो हम किसी की आलोचना नहीं करते, उनकी वो तो अपना अपना हिसाब है और वो उनको मालूम है कि भाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो लेकिन अपना हिसाब है, ऐसी कुछ नहीं है उनका मतलब ठीक है, उनका अपना जो ग्रुप है उनका, या अपना जो वोट बैंक है, वो तो शायद हो सके वो भी पूरा ना था वोट, लेकिन वो तो कुछ तो देगा, इसमें कोई शक नहीं है।
इसलिए इस पे कोई ज्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता इस पर मुझे कोई कमेंट करना चाहिए। उपाध्याय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई अब आ गई है कि समाजवादी पार्टी ने हमें साथ नहीं लिया, या हमारी समझौता नहीं हो पाया? 5 सीटों पर 5 सीटें मांग रहे थे, ये 2 सीटों पर अखिलेश यादव तैयार थे, तो क्या इन्होंने ऐसा सोचा कि चलो भाई कुछ नहीं मिल रहा तो अब सीधे योगी को टक्कर देंगे? देखिए, बट नेचुरल है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नैरेटिव होता है, अपना फैसला होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी को भी ये लग रहा था कि बहुत बड़ा इंकलाब इनको साथ लाने से या 5 सीट देने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उन्होंने भी अपना आकलन किया होगा, बिना आकलन के उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि 2 सीट दे रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने 2 सीट के लिए भी मना कर दिया। यानी उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा कि उनको 2 सीट दी जाए। और उसी का परिणाम है कि उससे आहत होकर कि भी कांग्रेस भी कोई भाव नहीं दे रही थी, समाजवादी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं अस्तित्व अपना बचाए रखने के लिए, उनको अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए ये जरूरी था कि वो अपनी प्रेजेंस कराएं। क्यों कई बार एक फैसला गलत लेने से, मुझे ध्यान है यूकेडी ने एक बार ये गलती की थी उत्तराखंड में, तो उसका वजूद एक्चुअल में कहीं ना कहीं अस्तित्व संकट में आ गया। तो अगर इस बार इलेक्शन नहीं लड़ते या शांत बैठ जाते या किसी को सपोर्ट करते, तो कहीं ना कहीं जो अस्तित्व वो खतरे में पड़ सकता था। इस बात को भली बात चंद्रशेखर जानते हैं। और इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, हम अकेले दम पर सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि इलेक्शन में बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारे वर्कर की जरूरत होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि उतना पैसा या उतना सपोर्ट वो कहीं से जुटा पाएंगे, लेकिन वक्त का तकाजा था, जरूरत थी, तो उन्होंने उस तरह का ऐलान किया है। और उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने खुद को माननीय योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज प्रस्तुत किया है। अब कितनी पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें सपोर्ट करती हैं। जिस तरीके से यूपी का महामुकाबला अब और भी ज्यादा रोमांचक होता नजर आ रहा है, क्योंकि गोरखपुर जो है वो गढ़ कहा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 4 बार वो सांसद रहे हैं वहां से। जिस तरीके से वहां की जनता उन्हें प्यार करती है, और अब वहीं पर चंद्रशेखर रावण भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि इस बार सीधे मुकाबला जो होगा वहां सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका सीधे मुकाबला होगा। और चलिए चर्चा पर वापस आते हैं, और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरपी उपाध्याय जी मौजूद हैं। आरपी उपाध्याय जी, जिस तरीके से ये सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हम अगर बात कर लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर आजाद समाज पार्टी का थोड़ा बहुत अस्तित्व हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लें पूर्वांचल की, तो वहां पर तो आजाद समाज पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। तो इन्होंने यहां से छोड़कर अगर यहां से वो चुनाव लड़ते तो हो सकता हो वो कड़ी टक्कर देते, लेकिन अब वो गोरखपुर पहुंच गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, सबका फोकस आज की डेट में पूर्वांचल ही, सभी पॉलिटिकल पार्टियां वहां फोकस कर रही है। कांग्रेस भी वहां फोकस कर रही है, समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है, और बीजेपी का पूरा फोकस भी उसी इलाके में है, उस क्षेत्र विशेष में चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, जहां चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का अपना वर्चस्व है, वहां पर किसान नाराज है। ऐसा एक मैसेज समाज में है। देखिए, अभी ये कह देना कि कितना नाराज है या नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरीके से आरएलडी वापसी करती हुई नजर आती है, जो पब्लिक परसेप्शन है, तो उसकी भरपाई के लिए बीजेपी भी उसी क्षेत्र में ज्यादा फोकस कर रही है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी का वहां अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना भी उसी रणनीति का हिस्सा मैं मानता हूं। क्यों वहां कमजोर है,
आजाद पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद जी का वहां उतना वर्चस्व नहीं है, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने वहां जाकर ताल ठोकी है। अब ये वक्त बताएगा, जनता की अदालत तय करेगी, जो सर्वोच्च अदालत है उसका फैसला आएगा, तब पता लगेगी कौन कितना किसको टक्कर दे पाया, कौन कितना मजबूत उम्मीदवार था, उसके आंकड़े होंगे वक्त पर। चलिए बीरपाल सिंह लेकिन जी, फिलहाल जो जी बीरपाल सिंह ग्राउंड रियलिटी है उसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मायावती के बाद अगर दलित कोई चेहरा उभर कर सामने आया है तो वो चंद्रशेखर रावड़ी, एक बड़ा चेहरा माना जाता है। अब देखिए, मैंने फिर वही कहूंगा, क्या विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे या विपक्ष के अलग अलग उम्मीदवार वहां खड़े होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होगा कि क्या बीजेपी के खिलाफ जो वोटिंग होगी वो बटेगी या एक जगह जाएगी। ये बहुत बड़ा कारण। मैं आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ उपाध्याय जी। हेलो जी 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 बीरपाल जी बोलिए। इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जी बिल्कुल। है कि 4 दिन पहले मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, शामली से ही जी। और मेरा जो गांव है, मेरा गांव राकेश टिकैत का गांव आसपास ही है, 2-2.5 किलोमीटर पे, और मैं उस जगह का रहने वाला हूं, तो आपको भी मालूम है इस बात को भाई वहां की पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, शुरू में किसानों का जरूर ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ नाराज होंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी तरह स्थिति डेली बदलती जाती है। मैं 4 दिन पहले की आपको एक घटना बताता हूँ। नरेश टिकैत ने, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हम समाजवादी पार्टी और जैन चौधरी के गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगले ही दिन कहते उन्होंने नहीं, हम कोई सपोर्ट नहीं करते भाई, ये तो सब दल हमारे पास आते हैं, हमें तो सबका आशीर्वाद देता है, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब अपना। तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, जिस तरीके से 2022 में एकदम से आजाद समाजवादी पार्टी कूदी है, क्योंकि हम बात कर ले तो अभी तक उनका माना जा रहा था कि गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन गठबंधन तो नहीं, तो चंद्रशेखर रावण ने जिस तरीके से गुस्से में आकर तिल मिलाकर अपने 403 प्रत्याशी उतारने की ठान ली और खुद योगी आदित्यनाथ से जाके भिड़ गए हैं। और क्या ये 2022 की तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या 2027 की लड़ाई के लिए नींव बनाई जा रही है? देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है प्रिय। एकदम से ताल ठोकना, तिल मिला जाना, उन्हें उम्मीद थी कि भी जो विपक्षी दल हैं, कोई गठबंधन होगा तो उन्हें एक सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। लेकिन देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी को सीट देने से पहले या कोई गठबंधन करने से पहले उस दल के बारे में आकलन करती है, और जो आकलन है उसके आधार पर ही वो किसी को सीट देती है। किसमें कितना दम है वो उस चीज को देखती है। देखिए, सारा समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ है ऐसा नहीं है, उसमें मायावती जी का भी हिस्सा है। बहुत सारे लोग मायावती जी को ही वोट करते हैं, तो उसी हिसाब से उन्हें 2 सीटें देने के लिए समाजवादी पार्टी राजी थी, जबकि वो 5 सीटें मांग रहे थे। और अखिलेश यादव का अपना गणित, वो छोटी छोटी पार्टियों को मिला तो रहे थे, लेकिन वो उनका वजन और वजूद भी आंक रहे थे। उस पर कहीं वो उनकी कैलकुलेशन में खड़े नहीं करे, और न शायद कांग्रेस ने उन्हें इस लायक माना कि उनके साथ कहीं समझौता करके या गठबंधन करके कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने भी दरकिनार किया। तो इस समय चारा कुछ नहीं बचा था। तो अच्छा, एक मैं कहूंगा उनका फैसला है कि सही फैसला उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने के लिए, और इसके परिणाम 2027 में दिखेंगे। आप देख लेना, जब आएगा अगला इलेक्शन लोकसभा का, तो लोकसभा के इलेक्शन में उन्हें बढ़त मिलेगी, कैंडिडेट मिलेंगे, और उतनी मेहनत और उतनी कवायद नहीं करनी पड़ेगी। एक मूलभूत ढांचा उनका प्राइमरी फेज पे कहीं ना कहीं, मान लीजिए सारी सीटों पर वो इलेक्शन लाते हैं अपने कैंडिडेट को, तो एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन उनके पास होगा। उस समय काम आएगा लोकसभा के इलेक्शन में, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो अपनी अच्छी प्रेजेंस अगले इलेक्शन में दर्ज करा पाए।
आरपी उपाध्याय जी, लेकिन यही अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दावेदारी ठोकते, जयंत चौधरी के खिलाफ दावेदारी ठोकते और बाकी तमाम जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ दावेदारी ठोकते, तो हालांकि टक्कर दे सकते थे। लेकिन ये भी है कि अगर अखिलेश यादव इन्हें गठबंधन में अपने साथ शामिल कर लेते तो आजाद समाजवादी पार्टी का तो वोट आता ही आता, लेकिन जो दलित वोट जो नाराज है समाजवादी पार्टी से वो भी इनके साथ खिंचा चला आता, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी का तो वजूद खोता चला आ रहा है यूपी में, और मायावती ने भी खुद ऐलान कर दिया है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, और सतीश चंद्र मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव है उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा के। तो हो सकता हो इससे बड़ी बढ़त मिल सकती थी समाजवादी पार्टी को। देखिए डेफिनेटली जहाँ छोटे छोटे जब दलों को जोड़ रहे थे वो अगर आजाद समाज पार्टी को भी या चंद्रशेखर को भी अपने साथ लेते तो वोटों में इजाफा होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लेकिन ऐसा हमारा मानना है, देखिए 2 और 2 4 नहीं होते हैं हमेशा। आप राजनीति का जो गणित है वो अलग होता है। देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले गठबंधन किया था मायावती जी के साथ, लेकिन दलितों का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ था। तो ये क्या गारंटी थी कि वो अगर मान लीजिए इस समय इनको साथ लेते हैं चंद्रशेखर को, तो दलित वोट बैंक क्या शिफ्ट होगा समाजवादी पार्टी को, इस बात की गारंटी कहीं नहीं दिख रही। और उसी का परिणाम है जो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ये फैसला लिया हो। बिल्कुल। आरपी उपाध्याय जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन सत्यप्रकाश राणा जी एक छोटा सा सवाल मेरे आपसे भी है कि आखिर चंद्रशेखर रावण को वहां से उतरना क्यों पड़ गया? क्योंकि जिस तरीके से आज जब वो तिल मिलाकर अपना पर्चा भरने की बात कह रहे थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि हाथरस कांड की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, और सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों पर जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, तो उन्होंने कहा कि योगी जी को रोकने के लिए मुझे लड़ना जरूर है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर रावण ने अपना गढ़ छोड़ के योगी जी के गढ़ में दहाड़ लगाई? आवाज पहुंच रही है क्या आप तक वीरपाल जी? वीरपाल जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरपाल जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन आज तिवारी जी जिस तरीके से आज ये बड़ा ऐलान हुआ है, बड़ा घमासान अब हमें देखने को मिल सकता है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि सियासी समीकरण इससे कितने बिगड़ सकते हैं। अनुज चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये समीकरण बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम जमीनी धरातल की बात करते हैं तो देखिए भीम आर्मी का उतना ज्यादा फैलाव नहीं है। हालांकि कई मामलों में देखा गया कि भीम आर्मी का उसमें सहयोग रहा है, या कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग रहा है। पर लेकिन जिस तरह से जो उन्होंने ऐलान किया है। चलिए अनुज लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी मौजूद हैं। आरपी उपाध्याय जी जिस तरीके से समीकरण हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर सीधी टक्कर देते हैं तो क्या कुछ समीकरण बिगड़ेंगे और क्या कुछ समीकरण बनेंगे? देखिए डेंट जरूर आएगा, लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल समीकरण बदल जाएंगे वो उतना आसान नहीं है जितना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? कर्म भूमि रही है योगी आदित्यनाथ की, और एक बहुत लंबे समय से वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां उनकी पहचान है, उनके पास ग्रास रूट लेवल पर वर्कर है, तो कोई बहुत ज्यादा टक्कर वो दे पाएंगे ऐसा मेरा मानना नहीं। बाकी तो मैंने कहा कि परिस्थितियां हैं, कब बदलती हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर परिस्थितियां बदलती हैं तब भी कोई बहुत बड़ी संभावना उनकी जीत की वहां नहीं दिखती है। हाँ ये जरूर है कि वो अपना असर जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक वर्ग विशेष का जो वोट है वो उनको मिलता रहा है, और ऐसी उम्मीद है जो समर्थन उन्हें मिलता रहा है वो समर्थन वोट में तब्दील होगा, और जिस समुदाय के हक और हकूक की लड़ाई के लिए
वो जाने जाते हैं, वो समुदाय उन्हें कितना वोट करेगा इसका आकलन तो इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा, जब वोटों की गिनती होगी, किसको कितने वोट मिले और कहां कौन मजबूत था, क्या गलतियां हुई, तो वो आकलन के बाद ही पता लग पाएगा। अभी से ये कहना जो कि कोई आरबी उपाध्याय जी, लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय विशेष अपना उन्हें नेता मानता है, अगर मायावती के बाद बात कर ले तो समुदाय विशेष उन्हें उनके बाद मायावती के बाद उन्हीं का नाम आता है, चंद्रशेखर रावण का। तो क्या सीधे तौर पर उन्हें वो अपना सबसे बड़ा नेता बनाने को तैयार है समुदाय विशेष? ये कह देना कि समुदाय विशेष उन्हें अपना नेता मानने को तैयार है, क्योंकि देखिए दोनों, जो भी मायावती जी और उधर चंद्रशेखर, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। किसी को वो फूटी आंख नहीं चुहाते हैं, वो उनको कोई तवज्जो नहीं देती हैं। वो जानती हैं कि अगर इनका ये स्थापित हो गए राजनीति में तो कहीं ना कहीं जो मेरा कद है वो छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो उनका फॉलोअर है, जो मायावती जी का फॉलोअर है, वो मायावती जी को ही वोट करता है और वोट करेगा, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, यंग ब्लड में जो युवा हैं उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी का अपना एक पकड़ है और वो उसी के भरोसे मैं समझता हूं कि वहां टक्कर देने की कोशिश करेंगे। चलिए कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो फिर वही देखने वाली इलेक्शन होने के बाद ही पता। बिल्कुल बिल्कुल। वीरपाल जी, आज जब चंद्रशेखर रावण अपनी सीट का ऐलान कर रहे थे तो वो सीधे तौर पर एक आरोप लगा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ पर। आखिर आरोप लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, देखो मैं तो ये मानूंगा भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर रावण जी आपने बताए हैं, इनकी बुद्धिमानी तब अच्छी थी यदि ये अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ते। क्योंकि भाई चंद्रशेखर की मतलब अखिलेश यादव के साथ इन्होंने 1 महीने तक वेट करा, लेकिन अखिलेश यादव जी ने, जैसे कि बादाजी बता रहे थे, कि इनको 2 सीट इंडिपेंडेंट देनी भी मुनासिब नहीं समझी। और ये बार बार कई दिन से चिल्ला रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी कि अखिलेश यादव जी ने हमारी तो वोट लेना या हमारी पार्टी का गठबंधन करना भी मतलब बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी हमारे विषय वर्ग को। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उनको तो पहले सोचना था। मैं फिर भी कह रहा हूं, ये वे हालांकि डेमोक्रेसी है, वो चाहे कहीं से लड़े। भाई यूपी में क्या वो इंडिया में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं जब भी चुनाव इलेक्शन होंगे? और वो उन्होंने उनको पसंद है गोरखपुर लड़ूंगा। आरोप लगाया सीधे तौर पर कि जिस तरीके से बुलडोजर उनका जाति विशेष कोई वैल्यू नहीं है उनकी आरोप की, न कोई वैल्यू है, बिल्कुल निराधार है। उनको कौन पूछ रहा है? ये कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसको कोई आरोप नहीं मानता उन बात को ना। मैं कह रहा हूं उनकी बात को बहुत लाइटली लेना चाहिए, ज्यादा सीरियस सोचने की जरूरत भी नहीं है। चलिए उपाध्याय जी, देखिए पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था मायावती जी के साथ, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो अगर मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद को 2-4 जो भी सीट देते, क्या गारंटी थी कि उस सीट देने के बाद में जो दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा? वो इस बात से बिल्कुल आश्वस्त नहीं थे और उसी का नतीजा है कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाया और उनको हिस्सेदारी दी है। और मैं समझता हूँ आजाद समता पार्टी को नहीं दी उन्होंने, तो उनका अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसीलिए शायद दरकिनार किया गया, मेरा ऐसा मानना। चलिए और विवादा जी, संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, हम आपसे समीकरण समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ समीकरण बिगड़ेंगे और क्या कुछ समीकरण बनेंगे अगर गढ़ छोड़ के आप दूसरे के गढ़ में जाते हैं? जी, जिस तरह की चीजें हैं, देखिए हम अपने घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे घर में ही हमारी एक ज्यादा पहचान साबित होती है और हम अपने हर चीजों की जो भी चीजें हैं, चाहे वो हमारे कार्य हो या हमारे वैचारिक विचार हो या जो भी चीजें हैं, वो अपने घर में एक अच्छे तरीके से रख पाते हैं और उस पर एक अच्छी तरह से सुनवाई होती है और वहां पर कहीं ना कहीं काफी लोग उस चीज को महत्व भी देते हैं। लेकिन जब हम अपना गढ़ छोड़ देते हैं, हम दूसरे के गढ़ पे जाकर के उस काम को करते हैं, तो वहां उतनी महत्वताएं उन वस्तुओं को और उन विचारों को नहीं मिल पाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं समीकरणों की, तो देखिए योगी आदित्यनाथ की बात पर, योगी आदित्यनाथ का आप ये तुलना ये नहीं करी जा सकती कि भीम आर्मी से। देखिए भीम आर्मी 2015 और 16 में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई थी, अपनी शुरुआत करी थी,
लेकिन हमेशा अगर भीम आर्मी की देखी जाए तो कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसमें दंगों के रूप में भीम आर्मी का उसमें एक सहयोग देखा गया है। अभी कुछ ही समय पहले सहारनपुर में भी एक मामला हुआ था और खुद उस मामले में जो उत्पात मचाया गया था भीम आर्मी के द्वारा सहारनपुर में, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ही नाम को लेकर के उन्होंने खराब करने की कोशिश करी थी। तो जहां एक तरफ एक भीम आर्मी कही जाती है अपने आप में, वहीं अम्बेडकर जी से ये चीज निकाल के लाया गया और अम्बेडकर जी का एक हिस्सा था भीम नाम से, अम्बेडकर जी को बाबा भीमराव अम्बेडकर कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो हरकतें हुई सहारनपुर में और जिस तरह से अगर चंद्रशेखर की बात करते हैं तो चंद्रशेखर की जो राजनीतिक जमीन है उसकी टक्कर योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल नहीं करी जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक शुरू से ही राजनीतिक रहे हैं और एक अलग छवि के नेता रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर की रावण की, तो इनकी छवि एकदम अलग है। माना जाता है कि दलितों के बीच एक इनकी पकड़ है, पैठ है, लेकिन जो पैठ मायावती के साथ दलित समुदाय की रही है, वो समुदाय में इनका पहुंच नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल उस स्तर पे के नेता नहीं माने जा सकते हैं जिस स्तर के मायावती नेता मानी जा सकती हैं। लेकिन मायावती का जिस तरह से चुनाव न लड़ना या अभी तक उस तरह की कोई घोषणा न करना, और साथ ही साथ अगर हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो अखिलेश यादव का भी चुनाव न लड़ने का या अभी इस तरह की कोई घोषणा न करने का, ये समीकरण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन जबकि अगर हम भाजपा नेता की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से लगभग सभी चर्चित नेता जो है, जो उच्च क्रम के श्रेणी के नेता हैं, उन्होंने अपनी जगह और समय मतलब ये कह सकते हैं कि सीट सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और फला सीट से लड़ेंगे। तो देखिए एक चीज कही जा सकती है कि एक सेना का सेनापति अगर लड़ाई लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उस सेना की विजयी होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और जबकि एक सेना का सेनापति लड़ ही नहीं रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर ले या अभी कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, तो इस तरह की अभी इन लोगों की तरफ से जो चीजें नहीं जारी करी गई है या ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे, ऐसे में इस तरह की सेना के विजय के चांसेस यानी जीत के चांसेस लगभग काफी कम आके जा सकते हैं प्रीवियस। लेकिन ये जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से बातें सामने आई, ये साफ तौर पर नहीं आंका जा सकता कि आप अपना गढ़ छोड़ रहे हैं। आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते तो हो सकता हो आप अपनी सीट निकालते तो 2-4 आपके साथ और सीट निकल जाती, क्योंकि आप वहां पर प्रचार कर सकते थे। लेकिन एक गोरखपुर है पूर्वी यूपी और एक पश्चिमी यूपी में आपके जो गढ़ हैं, सहारनपुर कह लें या मेरठ कह लें, वहां पर आप प्रचार नहीं कर सकते अपनी पार्टी के लिए, तो ये भी असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो साफ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा प्रीवियस, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हेलो प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और वहां की बोलचाल और वहां की शैली एक अलग कार्य तरह से रहती है। जबकि अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां की कार्यशैली और वहां की बोलचाल और वहां के लोगों की चीजें बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में जो चंद्रशेखर रावण ने ये कहा है कि हम अपने गढ़ को छोड़कर के योगी के गढ़ में जाकर के चुनाव लड़ेंगे, तो सीधी ये कहीं ना कहीं से एक तरह से नासमझ व्यक्ति की तरह का ये बयान है। ये कोई समझदारी भरा बयान नहीं है और ना ही कोई तिल मिलाकर कह सकते हैं। जी बिल्कुल तिल मिला करके, क्योंकि देखिए शुरू से ही मैंने आपसे कहा कि भीम अगर आर्मी की बात करते हैं तो भीम आर्मी का आप हमेशा से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं दंगों में इनका ज्यादा हिस्सा रहता है और कहीं ना कहीं कई बार इनका नाम भी खुल करके आया दंगों में, स्पष्ट हुआ है। तो ऐसे में इनको एक अच्छी राजनीतिक पार्टी नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का एक उद्देश्य होता है कि जनता को, समाज को एक आगे ले जाना और समाज के लोगों को एक अलग विकास के दौर पे लेके जाना। लेकिन जबकि भीम आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी आज तक इनके द्वारा किए गए कार्य से कहीं ऐसा नहीं समझ में आया है, ना कहीं ऐसा स्पष्ट हो पाया है कि इनके द्वारा किए गए से समाज में कहीं उत्थान हो रहा हो। अगर एक जाति विशेष की अगर हम बात करते हैं, केवल दलित के लोगों की बात करते हैं, तो उसमें भी दो फाड़ है। उसमें दो फाड़ ऐसे स्पष्ट हैं कि एक तरफ मायावती का चेहरा है, एक तरफ आप मायावती का कह सकते हैं और एक तरफ इस तरह के चंद्रशेखर रावण की बात कर सकते हैं। तो दोनों की ही विचारधारा अलग है। मायावती कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करती है और बहुजन समाज पार्टी की सचिव अध्यक्ष भी है इस तरह से। लेकिन अगर हम भीम आर्मी की बात करते हैं 2015 में बनी हुई ये पार्टी है, लगभग दंगों में हर जगह पर इनका नाम आया है। और ऐसे में अपने गढ़ को छोड़ करके जो उनका मेन गढ़ है, पश्चिमी उत्तर भारत जो है इनका,
उत्तर प्रदेश जो है, क्षमा चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो इनका गढ़ है। वहां पर इनकी चीजों को सुनवाई होती है, वहां पर जनता है, वहां पर लोगों के बीच में इनकी एक पैठ है। लेकिन अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की एक अलग ही छवि बनी हुई है। और पूरी उत्तर प्रदेश की नहीं, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि बन गई है। और ये कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव में योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं होगा तो संभवतः उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव लड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए, अभी अरविंद शर्मा का भी नाम आ रहा है, AK शर्मा का भी नाम आ रहा था कि शायद अगले चुनाव में, ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में AK शर्मा का भी चेहरा सामने बीजेपी ला सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक लीडर है, योगी आदित्यनाथ एक सुलझे हुए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 साल सरकार चला करके उन्होंने अपने अनुभव, अपनी क्षमता का बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदर्शन किया। ऐसे में अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, क्षमा चाहूंगा, चंद्रशेखर रावण इस तरह की चीजों को कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ जाकर वहां लड़ेंगे, तो ये बिल्कुल नासमझी भरी बात है। और अंदर से खिलखिला करके आदमी कहते बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, आदमी को बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, सब कुछ इस तरह की चीजें कह जाता है। तो इस तरह का जो बयान आया है चंद्रशेखर रावण का, वो पूरी तरह से यही अभी तक दर्शा रहा है। प्रीवियस आरपी उपाध्याय जी, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण का ये जो निर्णय लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर देने के, ये समाजवादी पार्टी को क्या कुछ आईना दिखाया गया है क्या, कि आप अगर हमें गठबंधन में शामिल नहीं करोगे तो हम सीधे आपकी मदद करेंगे एक तौर पर, और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हम लड़ेंगे? नहीं, कोई ऐसा मैसेज नहीं है। हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, एक कैडर होता है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और कैडर बिल्कुल अलग है। और देखा होगा कि जब मायावती जी के साथ भी गठबंधन हुआ था तो दलित का जो एक विशेष वर्ग का वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, जबकि जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो कहीं ना कहीं बीएसपी को ट्रांसफर हुआ था। रहा, मैं बिल्कुल अनुज तिवारी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि भाई गलत फैसला है, देखिए पार्टी के हिसाब से बिल्कुल अच्छा फैसला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी बिल्कुल मजबूत है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, लेकिन पूर्वांचल में जहां उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं है, वहां पर एक पार्टी के मुखिया का इलेक्शन लड़ना कहीं ना कहीं पूर्वांचल में पार्टी को एक आधार देगा और आगे आने वाले इलेक्शन में मजबूती प्रदान करेगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम एनालिसिस कर रहे हैं, अनुज तिवारी जी का अपना सोच है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी और अपना सोच है उनका। चंद्रशेखर रावण का अपना सोच है, वो वहां पूर्वांचल में पार्टी का फैलाव करेंगे और पार्टी को कहीं ना कहीं यथार्थ के धरातल पर एक मजबूती प्रदान करेंगे जो आगे आने वाले इलेक्शन में उनके लिए कामयाब होगा। और इस इलेक्शन में भी मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी जाके ये कहेगी कि देखिए हमारा नेता माननीय योगी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, आप हमें सपोर्ट करिए और हम ही कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को। तो वो जो दूसरा जो फॉर्मूला है भी दलित और मुस्लिम वाला, तो मुसलमानों को अगर ये वर्ग विशेष को ये लगने लगेगा कि भी इनमें दम है और ये ताल ठोक रहे हैं योगी जी के खिलाफ, तो उसका भी कुछ वोट परसेंट इनको मिलेगा, वहां एक भागीदारी बढ़ेगी। तो देखिए, जब भी कोई फैसले लेते हैं तो एक तरफ सोच के नहीं लिया जाता। मान लीजिए चंद्रशेखर रावण ने फैसला लिया है तो उनके भी थिंक टैंक होंगे और उन थिंक टैंक ने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा कि भाई इनको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वहां से उम्मीदवार घोषित करना चाहिए और तभी ये फैसले लिए गए होंगे। अगर मान लीजिए वो वहां से पूर्वांचल से और माननीय योगी जी के खिलाफ अगर वो दावेदारी नहीं ठोकते तो हम लोग आज यहाँ ये बहस नहीं कर रहे होते, इस टॉपिक के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे होते, तो मीडिया का उतना अटेंशन नहीं मिलता जितना एक अटेंशन अब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल वीरपाल जी, रावण की दहाड़ जो है वो योगी के गढ़ में देखने को मिली है अपने गढ़ को छोड़कर, तो कितना क्या कुछ अहम माना जाए इस दहाड़ को कि अपना गढ़ तो हम जीत ही लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि अपना गढ़ तो हम जीत ही लेंगे लेकिन हम तुम्हारे घर में टाल ठोकेंगे। देखो ये प्रियव्रत जी, ये आपको भी मालूम है, ये सब जानते हैं, बल्कि यहाँ सबसे एक्सपीरियंस होल्डर जो है ना, ये आरबी उपाध्याय जी बैठे हैं, ये भी जानते हैं अच्छी तरह। अच्छा, एक बात है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो तिवारी जी बोल रहे थे ना जी, इनकी बात का मुझे एक भी शब्द पल्ला नहीं पड़ा।
और मेरी भी सारी आवाज मुझे टक्कर मार रही है। जी तो खैर चलो मैं बोलता हूं। जी तो आज तक की हिस्ट्री में जैसे एग्जाम्पल ये बना, चंद्रशेखर रावण बेचारा 1 महीने से अखिलेश यादव जी के साथ बैठ के अपना कोalition की तैयारी कर रहे थे, और उनसे जैसे कि बादशाह जी ने बताया, मुझे तो इस बात का वो भी था कि भाई 2 सीट देने को भी तैयार नहीं हुआ। तो इसका मतलब उनको कुछ अपने में ये सोचा कि हम तो बिल्कुल बराबर मानते ही नहीं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो टक्कर तो देनी उसका अच्छा था, उसको देनी चाहिए थी ना, तब ज्यादा उसको गेन प्राप्त होता। लेकिन अब तो योगी जी को टक्कर दे रहे हैं, योगी जी को टक्कर दे रहे हैं। योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो टक्कर उनकी जैसी है, वो सेंधमारी पहले तो भी होगी ऐसे थे वोटों की, और आज भी ऐसे ही है। वो वोटों की नहीं, सेंधमारी देखो, तो वो होगी, बहुत हो सकता हो बड़े दलित वोट भैया, वो जी, अपनी तरफ आप- खींच के ले जाएं। भाई वो तो विशेष वर्ग है, वो आप जानते हैं, वो देता उनको वोट है। जैसे कि आपने अभी बताया कि बीएसपी का वोट बैंक एसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि एसपी का बीएसपी को होगा, तो इसे लेसन ले लेते कम से कम। पिछड़ों के बाद अगर बात कर ली इसलिए जाए तो ये- सबसे ज्यादा वोट जो है वो दलितों के ही हैं, 20%। हम ये नहीं कह रहे वो ठीक जी। है, वो होंगे, जी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सारे 100% दलित थोड़ा वोट दे रहे हैं इनको? तो इसलिए, लेकिन कुछ होते ही हैं, वो अपनी विशेष वर्ग में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप वो किसी भी में ले लो, चाहे जाट में ले लो या दूसरे ब्राह्मण में ले लो, वो जितना परसेंटेज किसी को फिक्स होता है वो देते हैं, ऐसी कोई बात। हाँ, यदि कैंडिडेट बहुत अच्छा आ गया तो और भाई ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, तो उसको फिर भी उस विशेष वर्ग के भी वोट मिल जाते हैं। तो ये अच्छा काम तो करने इसलिए वाला कैंडिडेट तो नहीं है क्या? वही कौन? जी, रावण रावण का अपना कौन सा एक्सपीरियंस देखा अभी बताइए, ये कौन सी, कहाँ ये एमएलए बने अभी, नहीं कहाँ नहीं, ये आप ही कह रहे हैं कि कोई बढ़िया काम करने वाला अगर आ गया, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको देखा जाता रहा है, तमाम आंदोलनों में आगे होते हैं। मैं और ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि योगी जी को टक्कर दे रहे हैं। योगी जी की टक्कर तो बहुत बड़ा आदमी देता, इनकी बेचारे की क्या वो है, मैं नहीं ज्यादा कुछ भी कहना चाहता, वो ठीक है, आप इनकी मर्जी है, लेकिन मेरी समझ जहां तक वह काम कर रही है, इसको भी किसी ने इस मामले में कोई सलाह दी है, इसको लड़ना ही अखिलेश यादव के साथ चाहिए था, तब ज्यादा गेन मिलता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ यही बात। चलिए, ये अनुज पहली बात देख रहा हूँ मैं अनुज तो तिवारी जी, अनुज आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी प्रवीण, देखिए, जिस तरीके से अपना गढ़ छोड़ के वो योगी जी के गढ़ में कूदे हैं, बिल्कुल मैं वही बात नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए कि हमारे जो जनजीत है, और लड़ाई भी समाजवादी पार्टी से हुई और लड़ाई मोल ली बीजेपी से। हाँ हाँ देखिए बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। वो कह रहे हैं कि जो रमण का ये निर्णय है कि योगी के गढ़ में जाकर के हम हमला बोलेंगे और योगी के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ करके जीत करके दिखाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, समझदार इंसान वही होता है जो अपने गढ़ में बैठता है और अपने घर पे जाकर के लड़ाई लड़ता है, घर पे रह करके अपनी सीमा क्षेत्र में रह करके लड़ाई लड़ता है, और तो उस पर उसकी विजय होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें जीत दर्ज होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये कौन सी समझदारी का तरीका है कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, समझ जाऊंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जो पहले से ही अपनी वहां पर पैठ बना चुका है। सिर्फ वहां पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसने अपनी पैठ बना रखी है। कभी हारे ही और नहीं है वो ऐसे में वहां आप पर। अपनी जब लड़े हैं कभी हारे ही नहीं है। कभी हारे नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कभी हारे नहीं है। और पूर्वांचल में योगी का एक अलग पैठ है, योगी की एक अलग छवि है। इसको पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। अगर हम बात करते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को महसूस करती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष क्रम के नेता भी इस बात को महसूस करते हैं कि उत्तरांचल में योगी को टक्कर कोई नहीं दे सकता। योगी एक मजबूत चेहरा है उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वांचल के लिए बीजेपी की तरफ से। ऐसे में जिस तरह से चंद्रशेखर रावण जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम अपना गढ़ छोड़ करके उनके गढ़ में जाकर के हमला बोलेंगे और जीत करके दिखाएंगे, ये बात कहीं से पल्ले नहीं पड़ रही है। और एक कुछ हमारे जो वेस्ट जन है वो ये भी कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं अपनी जमीन दिखाई दे रही है। अरे सर, जमीन तब दिखाई देगी ना जब उन्होंने उस गढ़ में कभी कोई रैली करी हो या कभी वो क्षेत्र का कभी भ्रमण किया हो। अच्छे से वो समझ भी नहीं पाएंगे, उसके जो समीकरण है वो भी समझने में टाइम लग जाएगा। उन्हें तो वहां का ककहरा नहीं पता प्रियव्रत जी कि का खा गा का कैसे पढ़ा जाता है।
ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं है कि जहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तहजीबों का प्रदेश है। तहजीबों का प्रदेश है, इसमें भाषा शैली अलग है। ये नदियों के किनारे बसा हुआ प्रदेश है। पूर्वांचल से देखिए नदियां निकलती हैं वहां से, वहां की कल्चर अलग है, वहां का संस्कृति अलग है। जबकि हम पश्चिमी अगर उत्तर और उनके तो बेबाक अंदाज से हम सभी परिचित हैं, उनके तो बेबाक अंदाज से हम सभी परिचित हैं, किस तरीके की उनकी भाषा शैली, किस तरीके से बोलचाल वो करते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं किस तरह से चीजें चल रही हैं कि रावण जो है वो एक समीकरण या रावण जीत सकते हैं, या उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया या कुछ सोच समझ के निर्णय लिया। मेरे दृष्टिकोण से तो ये सोचा समझा निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि सोच समझ और अच्छा राजनीतिक अगर जो अनुभवशील राजनीति होगा वो अपने ही क्षेत्र में रह करके लड़ाई लड़ेगा और उसके विजय के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, अगर हम इसको जमीनी स्तर से समझते हैं, बहुत छोटे स्तर से अगर हम इसकी बात करते हैं, तो कोई एक विधायक अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करता है और कार्य करने के बाद वो उम्मीद करता है कि मुझे दोबारा इसी क्षेत्र से अगर टिकट मिलेगा तो मुझे जीत के चांसेस बढ़े होंगे, मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि जनता के बीच में रहा हूं, मैंने काम किया, जनता को मैं समझता हूं और जनता मुझे समझती है। लेकिन वही विधायक को अगर दूसरे क्षेत्र से खड़ा कर दिया जाता है तो केवल इस बात का रह जाता है कि केवल पार्टी अगर अच्छी है तो उसकी 50% जीत सुनिश्चित होती है, लेकिन उसको वहां के लोग नहीं जानते, ना उसकी कार्यशैली को जानते हैं और ना ही वहां पर उसके कोई चीजों को समझते हैं। तो ऐसे में जो इस तरह का जो हासिल करेंगे, ये बिल्कुल बचकानी हरकत है, बिल्कुल बचकानी हरकत मेरी नजर से देखने को मिल रही है। प्रीवियस आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब ये गढ़ बदल के दल बदलने का तो दौर चल रहा था, लेकिन गढ़ बदलने का दौर समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मुद्दे लेके जाएंगे चंद्रशेखर रावण वहां पर गोरखपुर में, जिनके बेस पर वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जो आज उन्होंने कहा कि बुलडोजर, सीए, एनआरसी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो दबे हैं, इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। और देखिए, मैं अनुज तिवारी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अपनी प्रेजेंस है, लेकिन पूर्वांचल में कोई प्रेजेंस नहीं थी। तो पार्टी के लिहाज से ये एक अच्छा फैसला चंद्रशेखर रावण ने लिया है कि वो वहां पूर्वांचल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। भाषा का, और जहां तक दूसरे प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं, भाषा के मामले में अखिलेश जी भी इधर से ही आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी वहां इलेक्शन लड़ती है, पूर्वांचल में मजबूती के साथ लड़ती है और एक बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिलता है, बहन मायावती को भी मिलता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सबके जो मुखिया हैं वो पूर्वांचल से ही नहीं आते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी वहां मजबूत आधार रखती है। तो एक अच्छा फैसला मैं ये कहूंगा, जो मेरा अपना आकलन है, कि कहीं ना कहीं वहां अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएंगे, उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ वहां ग्रास रूट लेवल पर अपना वर्कर पैदा करेंगे, जो उन्हें आगे इलेक्शन में जो हम कह रहे हैं अब कि भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी और पूर्वांचल में जाकर योगी जी को ताल ठोक रही है, वो अगली बार हम नहीं कह पाएंगे। अगली बार होगा तो ये होगा कि भी पहले भी चंद्रशेखर रावण जी पूर्वांचल से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उनके लिए वो क्षेत्र नया नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, शुरू में नए नए प्रयोग करती है, तो ये भी एक प्रयोग है, ये महज एक प्रयोग है। हो सकता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह कामयाब हो जाए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि एक प्रयोग है और इतिहास गवाह है। अभी केजरीवाल जी भी माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़े थे, और समाज में एक मैसेज गया था, एक मैसेज तो जाता है, बिल्कुल। तो वो मैसेज एक्चुअल में गया है उनके इस कथन से कि भी हम जाएंगे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। वो कितना टक्कर दे पाते हैं ये समय बताएगा, समय जब आकलन करता है तब आकलन होगा। अभी ये आकलन करना बहुत जल्दबाजी है, तो कितना टक्कर दे पाएंगे, कितना टक्कर नहीं दे पाएंगे। चलिए वीरपाल जी, एक छोटा सा कमेंट और उसके बाद अनु तिवारी के पास चलेंगे। वीरपाल जी, देखिए, जैसे कि अब उपाध्याय जी कह रहे हैं ना, चंद्रशेखर का यदि थोड़ा बहुत अपने विशेष वर्ग के साथ में आधार था तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही था। उधर उत्तराखंड में क्या है, उनको कौन पूछ रहा है वहां पे? लेकिन ये उनका अपना फैसला है। पूर्वांचल, दीपाल जी, पूर्वांचल है वो। हाँ, पूर्वांचल जो कह रहा मैं, पूर्वांचल को उन्हें खड़ा करना है या न खड़ा करें।
तो इसलिए इसलिए वो उनकी अपनी सोच है भाई, उनको कोई कह नहीं सकता। उनको लगा होगा मेरा आधार ज्यादा बेस ज्यादा वहां पे है, तो इसलिए, जबकि मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा विशेष वर्ग का यदि कुछ वोट बैंक है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, जहां से उसे लड़ना चाहिए था, या फिर आजमगढ़ से लड़ जाता अखिलेश के सामने। लेकिन वो तो उनकी मर्जी है। फिर मैं कह रहा हूँ, उनको उनकी समझ उतनी है और करना चाहिए जो उन्हें क्या ठीक है, अदरवाइज वहां नहीं जाना चाहिए था उनको। बल्कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी आपके पहले के डेटा देख लीजिए, जितने भी आदमी हुए, जिसकी भी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हुआ, उसी के सामने अपोजिट चुनाव लड़ा जिसने भी लड़ा है। चलिए ये पहले वीरपाल जी एक अखिलेश को छोड़कर फिलहाल समय हमारे पास कम है, और एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं अनुज तिवारी से। अनुज तिवारी जी प्रीवत, देखिए जिस तरह से उपाध्याय जी भी बोल रहे हैं और इसके अलावा वीरपाल जी भी बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने कि मैं योगी के गढ़ से जाकर के चुनाव लड़ूंगा और जीत करके दिखाऊंगा, ये बिल्कुल बचकानी हरकत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जमीन अगर तलाशने की बात है तो आप जमीन और भी जगह तलाश सकते थे, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं जिसको पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है, और खासकर उसकी पहचान ऐसी जगह पर है, उसकी पहचान जहां पे कभी किसी ने आज तक उसकी पहचान को नहीं मिटाया। अनुज तिवारी जी बिल्कुल चलिए सही कह रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और साथ ही जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल अब सवाल यही बरकरार है कि आखिर दल बदल की राजनीति के बाद गड़बदल की राजनीति क्यों सामने आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर वर्चस्व है तो आप पूर्वांचल में क्यों भाग रहे हैं। चंद्रशेखर रावण का ये तिलमिलाता हुआ निर्णय आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर कितना भारी पड़ेगा, या जो गढ़ बदलने की राजनीति है वो चंद्रशेखर आजाद पर ही भारी पड़ जाएगी। फिलहाल एनबी न्यूज की खास पेशकश यूपी का महामुकाबला में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।